Assalamu alaikum students, hope you will be fine. I am Mohammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले चंद बातें आप याद रखें ज़रूरी अपने साथ। वो ये है कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले 10th लेवल पे हो या अपर लेवल पे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर के हर टॉपिक का एक डीप कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, कि हर टॉपिक का फुल कंसेप्ट आपके जहन में हो, तभी आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे। नंबर 2, चैप्टर में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हुए हैं और उनके यूनिट्स, तो उनके यूनिट्स भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ये तीनों बातें अगर आपको याद हो, डीप कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक्स, मैथमेटिकल इक्वेशन यूज्ड इन द चैप्टर एंड द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड इन दिस चैप्टर, then you can solve MCQs very easily। फिर आसानी के साथ आप MCQs को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1, a transverse wave on a string has an amplitude A. A tiny spot on the string is colored red. In one complete cycle of a wave, how much distance is covered by this red tiny particle? Option में A, 2A, 1/2A and 4A. Now what is this capital A? This is the amplitude of the wave. Amplitude, the maximum distance covered by the particles of the medium during a wave motion is called amplitude of the wave. तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? उसके लिए सबसे पहले आप ट्रांसवर्स वेव के शक्ल को याद रखें। मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव वाले टॉपिक में, लेक्चर में, कि ट्रांसवर्स वेव मूव अलोंग अ स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रफ। नशेब और परास की शक्ल में, उतार और चढ़ाव की शक्ल में ये हरकत करते हैं। नाउ इन अ ट्रांसवर्स वेव, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। This distance, the maximum distance of the particles of the medium from the mean position, this is called amplitude. तो इस आप यहां पर देखें, this is one wave cycle, this is one wave cycle। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक वेव साइकिल है। इस एक वेव साइकिल के दौरान पार्टिकल्स, हर पार्टिकल जो हम ले ले तो उसने कितना फासला तय किया। फर्ज करें हमने एक पॉइंट यहां पर लिया, इसको रेड कलर किया, ये रेड स्पॉट है ऑन दिस स्ट्रिंग। इस रेड स्पॉट ने एक वेव साइकिल के दौरान कितना फासले तय किया। तो उसके लिए आपको ट्रांसवर्स वेव का कंसेप्ट याद रखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसवर्स वेव में वेव और डिस्टर्बेंस असल में इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। अगर हम इसके मीन पोजीशन को ले ले, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, और हम स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मोशन दे दे, तो हमने इसको डिस्टर्ब किया और ये डिस्टर्बेंस इट विल मूव फ्रॉम दिस प्री एंड टूवर्ड्स द पेक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन, बट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, they do not move along this direction, they only vibrate about their mean position. This is the direction of vibrations of the particle of the medium. Particles of the medium सिर्फ अपनी ही जगह अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं, सिंपल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो हमें इसका फासला, ये इस डायरेक्शन में फासला तय नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए कि ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम इस डायरेक्शन में फासला तय नहीं करते, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में फासला तय करते हैं। हमें इस फासले को पॉइंट आउट करना है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव along this direction, they vibrate about their mean position, they do not move along the direction of propagation of wave like in the longitudinal waves। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव हमें दिया गया है प्रॉब्लम में, तो हम ट्रांसवर्स वेव के शक्ल से इसको सॉल्व करेंगे।
अब ये कितना फासला तय करता है इस वन वेव साइकिल में? तो जब ये वन वेव साइकिल गुजरता है, इसके दौरान particles of the medium, let us start from this mean position, this the red spot on the mean position. ये इस वन वेव साइकिल में एक मर्तबा टूवर्ड दिस पॉइंट आता है, दिस एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक मर्तबा इसने एम्पलीट्यूड कवर किया, दूसरी मरतबा ये फिर अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है तो एम्पलीट्यूड 2 मरतबा कवर किया, फिर ये टूवर्ड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन आएगा तो सो तीसरी मरतबा इसने एम्पलीट्यूड कवर किया और राउंड ट्रिप इसका तब कंप्लीट होगा जब ये अपने मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इसके एक राउंड ट्रिप बराबर होगा इस एक वेव साइकिल के दौरान। इस एक वेव साइकिल के दौरान ये अपना एक राउंड ट्रिप बराबर करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और इस एक राउंड ट्रिप में ये 4 मरतबा एम्पलीट्यूड को कवर करता है। यहां से हम अगर स्टार्ट ले तो एक मरतबा अप, एक मरतबा डाउन टू द मीन पोजीशन, देन अगेन एक मरतबा डाउन टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन एंड एक मरतबा अप टूवर्ड द मीन पोजीशन। सो इसने 4 मरतबा एम्पलीट्यूड का फासला तय किया। तो इसमें आता है 4 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं इससे भी आसानी के साथ आपको समझाऊं तो आप देखें, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है तो आप एक सिंपल पेंडुलम को देखें। फर्ज करें हमने सिंपल पेंडुलम को इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लाया यहाँ पर, और यहाँ से हमने इसको रिलीज किया, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये यहाँ से हम स्टार्ट ले लें यहाँ से, तो ये आएगा यहाँ पर, एक मरतबा एम्पलीट्यूड कवर हुआ, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर तो 2 मरतबा एम्पलीट्यूड कवर हुआ, लेकिन वेव साइकिल एक राउंड ट्रिप बराबर नहीं है। अब ये दोबारा अपने मीन पोजीशन पर आएगा तो तीसरी मरतबा ए फासला कवर हुआ, और जब राउंड ट्रिप बराबर होगा और ये वापस अपनी जगह पर आएगा तो चौथी मरतबा ए कवर हुआ। तो ये अपने एक राउंड ट्रिप में 4 मरतबा एम्पलीट्यूड के फासले को कवर करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल कवर 4a डिस्टेंस। लेकिन इसमें एक बात और भी आप याद रखें कि हमको इस प्रॉब्लम में डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया होता कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पर ये वापस आ गया है। अगर ये मीन पोजीशन से हमने मोशन स्टार्ट किया है तो दोबारा ये मीन पोजीशन पर आने तक डिस्प्लेसमेंट इसका 0 के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से हम स्टार्ट ले लें यहाँ से, और ये आए इस मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर और दोबारा यहाँ पर, तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट हेयर इज 0। लेकिन प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस दिया गया है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस 4a के बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, ये बात आप जहन में याद रखें कि अगर एमसीक्यूज का स्टेटमेंट चेंज किया गया हो और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, तो फिर हम उसके लिए 0 का ऑप्शन लिखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। एक मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड इनमें से किन चीज़ों से मुतासर नहीं होता? कौन सी चीज़ उसको मुतासर नहीं करता टाइम पीरियड को? तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस याद रखने होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फार्मूले याद रखने होंगे। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम अगर हम देखें तो वो है T = 2 पाई m डिवाइड बाई k अंडर द रूट। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर ये मास है, मास, इट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। इससे मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मुतासर होता है। और यहां पर ये k है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इट आल्सो इफेक्ट द टाइम पीरियड। इस पर क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तो कांस्टेंट है, ये किस तरह मुतासर करता है टाइम पीरियड? तो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है हर स्प्रिंग के लिए। इट मीन्स द टफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग के लिए के अलग होगा। इसी वजह से
हर स्प्रिंग का टाइम पीरियड अलग अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये दोनों चीजें मास और स्प्रिंग कांस्टेंट इसको मुतासर करती है। टू कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो मतलब है एम्पलीट्यूड यहां पर जिक्र नहीं है। सो एम्पलीट्यूड डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो एम्पलीट्यूड है कि एम्पलीट्यूड मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड को मुतासर नहीं करता। नाउ 3 नंबर, an object of mass oscillates on the end of a spring to double the period, replace the object with one of mass। एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, एक मास स्प्रिंग सिस्टम, this is a body of mass m attached to the end of a spring। इसका टाइम पीरियड t will be equal to 2 pi m divided by k under the root। अब अगर हमको इसका टाइम पीरियड डबल करना हो, ये टाइम पीरियड फर्ज करें इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, हमें इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड करना हो, तो हमको ये मास कितना इंक्रीज करना होगा। ये बात तो क्लियर है कि टाइम पीरियड और मास एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। हम मास को ज्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मास को कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। अब हम मास को कितना ज्यादा करें कि इसका टाइम पीरियड डबल हो जाए, तो उसके लिए सिंपल, अगर हम यहां पर आप देखें तो 2 पाई और के चूंकि कांस्टेंट है इसी स्प्रिंग के लिए, इसी स्प्रिंग के लिए के कांस्टेंट है, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट m अंडर द रूट सिर्फ रह जाता है। और अगर कांस्टेंट को हम हटाए तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है m अंडर द रूट। अब आप देखें टाइम पीरियड मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन सिंपली मास के साथ नहीं बल्कि अंडर रूट ऑफ मास के साथ, अंडर रूट ऑफ मास के साथ। अगर सिर्फ ये इस तरह होता कि मास के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होता तो फिर हम कहते कि इसको डबल करना हो तो मास को डबल करेंगे, इसको 3 टाइम ज्यादा करना हो तो मास को 3 टाइम ज्यादा करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर टाइम पीरियड मास के अंडर रूट के डायरेक्टली रिलेशनशिप में है, अब हम अगर इसको 4 गुना बढ़ाए तो तब ही ये 2 टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम इसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 का अंडर रूट 2 आता है। अगर हम इन और ऑप्शंस को दर्ज करें तो इनसे ये डबल नहीं होगा टाइम पीरियड। लेट अस ट्राई फॉर m के 4 गुना ज्यादा करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, फर्ज करें वो नया टाइम पीरियड है, जब हम मास को 4 गुना ज्यादा करेंगे उसको हमने टी डैश से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने टी डैश से जाहिर किया। 2 पाई कांस्टेंट है, m डैश डिवाइड बाई k, वही स्प्रिंग है लेकिन हमने सिर्फ मास को बढ़ाया, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका वही है m डैश। नाउ पुट m dash is equal to 4m, so t dash will be equal to 2 pi 4m divided by k under the root। t dash will be equal to 2 pi multiply by ये 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा as 2 m divided by k under the root। t is equal to 2 को हम आगे ले आते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई m डिवाइड बाई k अंडर द रूट। अब 2 पाई m डिवाइड बाई k अंडर द रूट, यहाँ पर आप देखिए 2 पाई m डिवाइड बाई k, ये तो वो पहला वाला टाइम पीरियड है, तो इसी वजह से t डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t। जब हम मास को 4 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा। अगर हम मास को 9 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड 3 गुना बड़ा होगा। अगर हम मास को 16 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड 4 गुना बड़ा होगा, क्योंकि ये सिंपली मास से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बल्कि अंडर रूट ऑफ मास से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो 4m है। अगर हम मास को 4 गुना ज्यादा करेंगे तो इसका टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a car mounted on a shock absorber is like a mass spring system. If we ignore damping, how will the frequency of oscillation change if passengers are increased in the car? जब गाड़ी में सवारियां बैठे हुए हो, लोग बैठे हुए हो, और आपको तो पता है गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर होते हैं जो शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं किसी बम्पी रोड पे, तो ये जस्ट लाइक अ मास स्प्रिंग सिस्टम है। ये
इस मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह है। दिस स्प्रिंग एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर, ये एक्ट करता है शॉक ऑब्जर्वर की तरह। शॉक ऑब्जर्वर भी स्प्रिंग ही होता है। और ये अ मास अटैच टू द स्प्रिंग, ये एक्ट करता है एज ए पैसेंजर्स सिटिंग इन द कार। जो सवारियां गाड़ी में बैठे हुए हैं वो मास अटैच टू द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर। तो ये गाड़ी जिसमें लोग बैठे हुए हैं और नीचे इसका शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, तो ये जब बम्पी रोड पे जाएगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। लेकिन अगर हम डैम्पिंग को इग्नोर करें तो हमें इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि ये अगर हम इसमें लोगों की तादाद को ज़्यादा करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह तब्दील होती है, किस तरह मुतासर होती है। आया इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, आया डिक्रीज़ होती है, आया उस पर कुछ असर नहीं पड़ता या ज़ीरो हो जाती है। तो हमें फ्रीक्वेंसी के लिए, मास स्प्रिंग सिस्टम के फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन इसके लिए दरकार होगी। द इक्वेशंस फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज 1/2 पाई k डिवाइड बाई m अंडर द रूट। और इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। अगर हम इस मास को या गाड़ी में बैठे हुए लोगों को, पैसेंजर्स की तादाद को ज्यादा करेंगे मास को, तो उसके ज्यादा करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि दे आर एन इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। इसके ज्यादा करने से ये कम होगा, कम करने से ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि हमें बताया गया है कि अगर हम उस गाड़ी में लोगों की तादाद को, सवारियों के तादाद को ज्यादा करें तो उससे फ्रीक्वेंसी किस तरह मुतासर होगी। सो वी कैन से that by increasing the number of passengers the mass will increase, and by increasing the mass the frequency will decrease. The frequency of the oscillations of the shock absorber, of the oscillation of the shock absorbers and the car, it will decrease. Now question number 5, if a pendulum completes exactly 12 seconds in 2 minutes, what is the frequency of the pendulum? अगर एक पेंडुलम 2 मिनट में 12 चक्कर बराबर करता है, पूरे करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, n डिवाइडेड बाय t। अब अगर आप देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो 12 सेकंड्स है, 12 चक्कर, टाइम 2 मिनट्स है। मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में भी बताया था कि हम यूनिट्स को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जो यूनिट्स दूसरे सिस्टम में हो उनको हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक तरीका यह है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दूसरे सिस्टम से यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल में लाएंगे और फिर उनकी वैल्यूज को दर्ज करेंगे। तो यहां पर ये टाइम जो है वो 2 मिनट्स दिया गया है, 2 मिनट्स। मिनट चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं सिस्टम इंटरनेशनल में टाइम के लिए जो यूनिट है वो सेकंड है, इसी वजह से हम मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। सो 2 मिनट्स विल बी इक्वल टू 120 सेकंड्स, 120 सेकंड्स। सो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बी इक्वल टू 1/10 और 0.1 सेकंड, 0.1 हर्ट्ज, चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। इट विल बी 0.1 हर्ट्ज। तो इन ऑप्शंस को अगर आप देखें 0.10 हर्ट्ज, 0.17 हर्ट्ज, 6.0 हर्ट्ज एंड 10 हर्ट्ज, इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन आता है वो 0.10 हर्ट्ज, 0.1 हर्ट्ज। Another is a certain pendulum has an iron bob. When the iron bob is replaced with a lead bob of the same size, the time period is। एक पेंडुलम है, यहां इसके स्ट्रिंग के साथ जो बाब लगा हुआ है ये आयरन का है, आयरन। अगर हम यही पेंडुलम को ले ले, वही स्ट्रिंग हो, लेकिन इस बाब को कन्वर्ट करके ये लेड का बाब लगा है, लेड का, तो इसका टाइम पीरियड किस तरह मुतासर होता है। आया वो वही रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या जीरो हो जाता है। उसके लिए हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन दरकार होगा।
time period of simple pendulum, which is T is equal to 2 pi under the root L divided by G. बाब को चेंज करने से, आयरन की जगह लेड बाब लगाने से मास चेंज होता है। तो ये एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर हम अगर मास को चेंज करेंगे, आयरन की जगह लेड को लेंगे तो इससे तो मास चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही ख्याल करेंगे कि यह टाइम पीरियड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड के लिए जो इक्वेशन है वो 2 पाई एल डिवाइड बाई जी है। इसमें डिपेंडेंस फैक्टर जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसमें मास कोई किरदार अदा नहीं करता, इसमें सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम किरदार अदा करता है। लेंथ ज्यादा करने से टाइम पीरियड ज्यादा होता है और लेंथ कम करने से टाइम पीरियड कम होता है। एज द मास do not play any role in the time period of the simple pendulum, so it will stay the same by changing the mass which is attached to the string of the pendulum. इस मास को तब्दील करने से टाइम पीरियड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। So the correct option is it will stay the same. The time period will stay the same. Now question number 7. A wave transports energy but not matter, matter but not energy, both energy and matter दी एयर। तो मैंने आपको डिफिनीशन ऑफ वेव में ही बताया था, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, इट कैन कैरी एनर्जी बट कैन नॉट कैरी मास बट कैन नॉट कैरी मैटर। वेव ये किसी मीडियम में खलल है जो अपने साथ एनर्जी को ले जा सकता है लेकिन मैटर को नहीं। उस पर मैंने आपको वेव्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर की एग्जांपल भी दी थी कि वो अपने साथ कागज़ के छोटे से टुकड़ों को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो इसका मतलब है वेव्स कैन कैरी एनर्जी बट कैन नॉट कैरी मैटर। 8 number, the bending of waves around the edges of an obstacle. Last topic of the chapter, which is called diffraction. Reflection is the bouncing back of light, refraction is the change in the speed of light, and diffraction is the bending of light around the edges of an obstacle. This is called diffraction, so the correct option is diffraction.